जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और आज एक बहुत प्रैक्टिकल, एक बहुत व्यवहारिक समस्या पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे संपर्क में आते हैं उनका ये क्वेश्चन भी होता है और जो मैंने देखा हुआ भी है और जिससे मैं खुद भी किसी समय पर परेशान होता था, वो ये है कि भाई एमपीपीएससी या सिविल सर्विस यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है उनके लिए हम लोग अखबार जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनसे हम कैसे निपटें, उनको हम कैसे तैयार करें और कैसे हम अपनी तैयारी को उनके आधार पर जो है वो बेहतर बना सकते हैं और इनका क्या रोल होता है। कई सारे लोगों को तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है उनको कि शायद ये पढ़ना ज़रूरी ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कहने से, मैं आप लोगों को यकीन मानिए कि मेरे कहने से ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इसके पहले वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे, ऑलरेडी वो इसके पहले एक डेढ़ साल 2 साल हो गए थे उनको एग्ज़ाम देते देते, तैयारी करते करते। तो आप सोच सकते होंगे कि उनकी तैयारी का क्या स्तर होगा और क्या उनका रिजल्ट होगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को जब बात शुरू करूँगा तो मैं ये आपको बताऊँगा कि ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन मिल जाएगा इस लेक्चर के माध्यम से। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जानकारी पर ये वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से एक एक चीज़ को मैंने यहाँ रख करके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रूर इसको आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, जब हम बात करने लगते हैं सिविल सेवा तैयारी परीक्षा की तैयारी की या एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी की, तो यहाँ पर हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है मेरे सामने एज ए टीचर, जो बच्चे लेकर आते हैं, वो ये होता है कि सर अखबार जो है वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि क्या है। तो मैं उनको उन्हीं की बातों के आधार पर आपसे जो बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पहले इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं हम लोग इस वीडियो में कि अखबार क्या होते हैं और वो आपके लिए क्या है। यदि देखिए, अखबार क्या है ये समझना है आपको सबसे पहले, है ना। अगर जनरली हम लोग समझे तो अखबार का मतलब क्या होता है। अखबार का मतलब होता है कि जो पिछले 24 घंटे में जो भी देश दुनिया में घटा था, है ना, उसका ही एक पुलिंदा आपको खबरों के रूप में मिलता है। यही होता है अखबार का मतलब। या कि फिर किसी व्यक्ति के लिए वो एक टाइम पास का माध्यम हो सकता है ना, कि कहीं ट्रेन में सफ़र करते हुए या नाई की दुकान पर, सैलून पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए पेपर पढ़ लेते हैं, या तो चाय की चुस्की मारते मारते बात कर लेते हैं, पान की टपरी पे बात कर लेते हैं, तो पेपर पढ़ लेते हैं। तो वो उनके लिए क्या है और हमारे लिए क्या है, इस अंतर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि वो पेपर आपके लिए असल में क्या है ना, कि क्या वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने 2-5 रुपए में खरीदा और फिर वो 24 घंटे के अंदर रद्दी के ढेर में पटक दोगे आप। ये चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं यहाँ आपको कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति या आप जिनको मैं समझ रहा हूँ कि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो पेपर जो है, न्यूज़पेपर, वो उनके लिए क्या नहीं है। यानी कि इससे ये समझिए कि वो आपके लिए सब कुछ है। सब कुछ कह रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। आपकी तैयारी में चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो और बाद में एक ऑफिसर के रूप में आपकी व्यवहारिक लाइफ हो, आपका सामाजिक जीवन हो, उसमें सब हर स्तर पर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभाते हैं न्यूज़पेपर्स। तो ये चीज़ समझ करके आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। अगर कोई, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं वो ये बोलते हैं सर पेपर पढ़ने में बहुत जोर आता है ना। एक तो मुझे एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर मुझे एलर्जी है पेपर से। तो मैंने उसको ये कहा था, जो मैं आज आप लोगों को भी कहूँगा, कि यदि किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने से एलर्जी है तो उसको फिर इस परीक्षा से भी एलर्जी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ये 3 बार अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप समझिएगा कि इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि पेपर पढ़ना, जो मैंने कहा कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता या आपकी तैयारी को सही आयाम नहीं मिल सकता, तो उनको मैं इन 3 बातों के आधार पर आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, है ना। आप यदि प्रीलिम्स के सामान्य ज्ञान के पेपर को देखते हो, यानी कि पेपर फर्स्ट को देखते हो, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस बात से परिचित होंगे, जो लोग पेपर दे चुके हैं या जो नहीं भी दिए तो अनसॉल्व देख करके परिचित होंगे, कि जो भी पेपर फर्स्ट होता है उसमें आप देखेंगे कि लगभग 50% जो क्वेश्चन होते हैं, 50% दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
है ना। 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे किससे जुड़े हुए होते हैं, वे करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। आपको ये पता होगा, समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं और लगातार जो है इनका वेटेज बढ़ता चला जा रहा है ना। यदि हम केवल हिस्ट्री के पोर्शन को छोड़ दें तो चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आप साइंस एंड टेक वाला पोर्शन देख लीजिए, चाहे आप स्पेस टेक्नोलॉजी देख लीजिए, चाहे आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो है चीज़ें वो पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आप लोगों के लिए। साथ ही आप लोग यदि बात करेंगे कि ये बचा हुआ जो 50% पेपर होता है ना, उसका भी कहीं ना कहीं जो संबंध होता है। यदि आपको पेपर पढ़ने का जो सही तरीका, मैं बोल रहा हूँ जो सही तरीका यदि पता होगा, तो आप देखेंगे कि बाकी 50% के पेपर में भी अगर एक हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, और कुछ चीज़ें तो ऐसी आती है जो हिस्ट्री को भी मजबूत बनाने में मदद करती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज़पेपर अभी। तो यहाँ देखिए कि आपके पेपर में प्रीलिम्स में बहुत बड़ा एक रोल होता है न्यूज़पेपर का, ना केवल फर्स्ट पेपर में, जबकि मैं कहूँगा कि जो पेपर सेकंड होता है सी सेट का। अब आप कहोगे कि सर सी सेट में कैसे होता है, तो सी सेट में भी यदि आप लगातार पेपर के संपादकीय पृष्ठों को यदि पढ़ रहे होंगे, उसमें जो आने वाले लेख होते हैं, जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उसको यदि आप एनालिसिस के साथ पढ़ते होंगे तो आपकी पढ़ने की और शब्दों को, उनके अर्थ को ग्रहण करने की स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों। और जब ये बढ़ जाएगी तो इसमें जो लेखांश वाले प्रश्न आते हैं, ये लेखांश वाले प्रश्न आपके लिए बड़े सरल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता। यदि आपको उनको लगातार पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं वो, खास करके यूपीएससी में। और इस बार आपने एमपीपीएससी का भी पेपर देखा होगा प्रीलिम्स में, पेपर सेकंड में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन था, कितने लंबे लंबे आर्टिकल्स दिए थे इस बार, और वो अनसीन पेसेज नहीं होता है। तो हमें पेपर को पढ़ना, उस लेखांश को पढ़ना और उसके भाव को ग्रहण करना, इसके लिए बहुत स्पीड की, और स्पीड के साथ में उसके भावार्थ को समझने की आवश्यकता होती है। वो एबिलिटी, वो क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, और वो भी आपको न्यूज़पेपर से ही प्राप्त हो सकती है। तो ये प्रीलिम्स के लेवल पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि क्या महत्व होता है न्यूज़पेपर्स का। आगे बात करते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान के चारों पेपर होते हैं, है ना, जो चारों पेपर होते हैं जीएस के, जीएस फर्स्ट में आपको पता है कि ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो कल्चर का पोर्शन है, इसमें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए टूरिज्म का पोर्शन है। एमपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो तो पूरे तरीके से संवैधानिक राज्य व्यवस्था से रिलेटेड होता है, राजनीतिक व्यवस्था से और शासन प्रणाली से रिलेटेड होता है। वहाँ पर करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। जैसे कि इस बार जो कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं, जैसे पूछा गया है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में जाति की क्या भूमिका है, लिंग की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं ये जिसके लिए किताब में बड़ी घिसी पिटी सामग्री मिलती है ना। आपको उनको अपडेटेड करना पड़ेगा, आज तक की कहानी उसमें जोड़ करके जो बंदा उत्तर लिखेगा उसको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो वहाँ पर भी इसका बड़ा योगदान है ना। न्यूज़पेपर का बहुत महत्व है। यदि हम पेपर सेकंड के पार्ट बी की बात करें तो उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, है ना, और सोशलॉजी, ये सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स, इन सभी में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। पेपर सेकंड की बात कर ली हम लोगों ने। पेपर थर्ड की बात करें यदि हम लोग, पेपर थर्ड में आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक का जो जितना भी पोर्शन है, इन्वायरमेंट, एनर्जी, रिसोर्सेस, वहाँ पर सभी में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ना केवल इन 3 पेपर में, जबकि मैं कहूँगा कि जो एथिक्स का पेपर होता है ना, पेपर नंबर 4, एथिक्स जो पेपर नंबर 4 है, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो यूनिट है वहाँ पर इसका बड़ा महत्व है। मैं कहूँगा कि इसमें जो यूनिट आपकी केस स्टडीज़ होती हैं, है ना, यदि आप लोगों ने मेरा केस स्टडी वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें भी ये सलाह दी थी कि रोजाना के न्यूज़पेपर से एक केस स्टडी खुद बना करके खुद ही रोज सॉल्व करिए आप, तो केस स्टडी में आपके जो 40 नंबर होंगे वो पक्के हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है ये, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। केस स्टडी की बात की हम लोगों ने, इवन कि यहाँ पर जो निबंध का पेपर होता है, निबंध का जो पेपर नंबर 6 होता है निबंध का, इस पेपर नंबर 6 में निबंध लिखने के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि निबंध कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके लिए कोई किताब आप पढ़ लें और उससे निबंध पढ़ना या निबंध लिखना सीख जाएं।
ये तो एक क्षमता होती है, एक योग्यता होती है, एक अच्छा निबंध लिखना, एक अच्छा आर्टिकल लिखना। तो उसके लिए भी लगातार आप लोगों को न्यूज़पेपर का यदि अध्ययन करते हैं और ख़ासतौर से संपादकीय एनालिसिस यदि आप पढ़ते हैं, उस विश्लेषण को आपको ग्रहण करना आ गया, तो आप बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा निबंध, माफ़ कीजिएगा, कि आप मेंस में पेपर 6 में लिख कर आएंगे और बहुत अच्छे अंक यहाँ आपको मिल सकेंगे, है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने सिर्फ मेंस की एग्जामिनेशन हॉल में ही उत्तर लिखा था और मुझे बहुत अच्छे अंक मिले थे निबंध में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे, और आपको भी मिलेंगे, बशर्ते कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखें। अभी कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं दोस्तों मेंस के बाद में। तो इंटरव्यू में आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे देकर आते हैं इंटरव्यू, उनसे पूछना कि क्या पूछा है आपसे, तो वो ज़्यादातर आपको यही बताएंगे कि न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति इसी प्रकार की होती है कि वो समसामयिक घटनाक्रम से रिलेटेड होते हैं। और कहीं ना कहीं अब जो प्रश्नों का नेचर बढ़ता जा रहा है, जो प्रश्नों का नेचर जो बदलता जा रहा है, वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फैक्ट नहीं पता होना चाहिए, एनालिसिस भी करना आना चाहिए घटनाओं का, और वो क्षमता भी न्यूज़पेपर ही आपके अंदर जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं, उसको जागृत करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, और चाहे वो इंटरव्यू हो, तीनों स्तरों पर न्यूज़पेपर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मैंने कहा था ना कि अगर जिस बच्चे को एलर्जी है न्यूज़पेपर पढ़ने से या जिसको जोर आता है, उसको बिल्कुल इस परीक्षा की तैयारी पहली फुर्सत में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा उससे होने वाला नहीं तैयारी से। भाई इतना मेरा सीमित जो ज्ञान है उसके आधार पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि इन सब में जो देखेंगे उसमें 3/4 जो तैयारी होती है ना, चाहे वो प्री मेंस हो या इंटरव्यू हो, है ना, 3/4 जो तैयारी होती है वो न्यूज़पेपर पर बेस्ड होती है। ये बात हम लोग कर चुके हैं और मैंने इसको बड़े डिटेल से आपको बताया है। और बाकी जो 25 की जो तैयारी होती है उसमें भी इनडायरेक्टली, मैंने आपको कहा ना कि इनडायरेक्टली बहुत सारा योगदान, बहुत बड़ा योगदान जो है वो न्यूज़पेपर्स का ही उसमें भी होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि यदि आप किसी समसामयिक विषय पर निबंध लिखने की बात कर रहे हैं, निबंध की भी मैं बात बता चुका हूँ आप लोगों को, तब तक ऐसा मत कीजिए जब तक कि आपने अखबारों के साथ वफादारी से नहीं निभाया। यानी कि जो बच्चा अगर अच्छा निबंध लिखना चाहता है, निबंध का यहाँ 100 अंकों का पेपर होता है, आप लोगों को पता है, और यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी उसकी नहीं की हुई है तो 100 अंक में से जो है मैंने कई बार देखा 20-20 अंक भी मिले हैं बच्चों को, है ना। क्यों? क्योंकि निबंध अच्छा उनको पता ही नहीं होता कि निबंध होता क्या है। वे जीएस के उत्तरों की तरह निबंध लिख के आ जाते हैं, जबकि निबंध और जीएस में पर्याप्त अंतर होता है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें निबंध पर हम बात करेंगे। अब चलिए ठीक है सर, आपने बता दिया, हमें समझ में भी आ गया कि निबंध लिखना हो, चाहे जीएस के सारे पेपर हो या पूरी की पूरी माफ कीजिएगा पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली हो, वहां पर अखबारों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये बात हमने आपकी मान ली है ना। लेकिन आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि सर फिर हमारी जो समस्या है उनका निदान भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से जब मैंने अपनी एज ए टीचर बात करता हूं तो मुझे क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले तो ये मिलते हैं कि सर कौन कौन से या कितने अखबार हमको पढ़ना चाहिए, और कुछ कुछ तो इतने महान लोग भी मिले हैं जो 3-3, 4-4 पेपर पढ़ देते हैं, मतलब आधा दिन उसी में निकाल दिया उन्होंने। तो उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से अखबार पढ़ना चाहिए हमको, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स जो है वो हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे असंख्य ये बार ये क्वेश्चन आया मेरे सामने कि कौन से पढ़ें, भास्कर पढ़ें कि नई दुनिया की जमाने का कौन सा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब पेपर तो ठीक है, अब उसमें से भी क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको सर, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अखबारों को हमको कितना समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मेरे कहने से पेपर पढ़ने लगते हैं तो उनकी अगली समस्या ये होती है कि सर आपने कहा था हमने पेपर पढ़ना शुरू किया, लेकिन इससे ये हुआ कि बाकी तो हम कुछ कर ही नहीं पाते सर, फिर तो हम सिर्फ पेपर पढ़ने में पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हम बाकी कब पढ़ेंगे सर, इतना सारा होमवर्क जो क्लास से होता है XYZ वो कब पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सारी समस्याओं को मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार इनका सॉल्यूशन पर मैंने चिंतन किया और वही मैं आपके सामने एक निचोड़ के रूप में यहाँ रखूँगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो जवाब है वो इस सवाल का है कि कौन कौन से अखबार पढ़ने चाहिए। तो देखिए मैं आप लोगों को जैसा मैंने किया है और जैसा करना भी चाहिए
उस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से निम्न अखबार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एक पेपर पढ़ना चाहिए आपको नेशनल लेवल का, है ना। अब आपका हिंदी मीडियम हो तो आप लोग पढ़ सकते हो जनसत्ता वगैरह, जो भी है ना, जो भी आपको XYZ जमता हो। राष्ट्रीय स्तर का हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, जनसत्ता पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, जागरण का नेशनल एडिशन भी पढ़ते हैं। तो एक नेशनल एडिशन आपको पढ़ना चाहिए किसी भी पेपर का, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसको पढ़ेंगे कैसे वो अगले चरण में मैं बताऊंगा। एक वह अखबार जो आपके अपने राज्य से निकलता हो लेकिन स्तरीय होना चाहिए, है ना, आपके राज्य से, यानी कि एक लोकल पेपर, स्थानीय पेपर भी आपको पढ़ना चाहिए, है ना। वो भास्कर हो सकता है, नई दुनिया हो सकता है, जागरण भी हो सकता है। वो पेपर आप अपने रुचि के अनुसार चुन सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इन पेपर का स्तर जो है वो एक ही जैसा है। पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने नई दुनिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, क्योंकि उसमें प्रदेश स्तर की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है। कुछ समय पहले भास्कर में भी ये चीज़ आती थी, लेकिन अभी वहाँ पर वो चीज़ मिसिंग लगती है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी नई दुनिया को देता हूँ स्थानीय खबरों में। अब जो मैं देता हूँ वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी उसी को देना, आपकी रुचि पर निर्भर है। लेकिन वो लेवल वाला पेपर होना चाहिए, है ना, उसमें बिना सिर पैर की खबरें नहीं पढ़नी है आपको। अर्थव्यवस्था से संबंधित एक अखबार का सिर्फ संपादकीय पृष्ठ, ये देखिए ध्यान दीजिए, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ये कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में आते थे अभी तक, लेकिन अभी बिजनेस स्टैंडर्ड जो वो हिंदी में भी आने लगा है। और इंटरनेट की सहायता से जाकर के, या XYZ जो आपको लेना भी हो यदि हार्ड कॉपी, तो आप वहाँ से जा सकते हो, अर्थव्यवस्था वाला एक पेपर ले सकते हो, और उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको उसका एडिटोरियल पढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब देने की मैंने कोशिश की है कि आपको कौन कौन से अखबार पढ़ना चाहिए। तो क्या है, एक 3 बिंदुओं में मैंने बताया है। सबसे पहले एक नेशनल लेवल का, एक स्टेट लेवल का या स्थानीय स्तर का पेपर, और एक इकोनॉमी से रिलेटेड पेपर, और वो पेपर जो पूरा नहीं पढ़ना है आपको, उसका सिर्फ संपादकीय पेज। आगे चलते हैं। अब उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, तो देखिए पढ़ने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो ये है कि आपको सीधे उसका मेन पेज, उसका जो मुख्य पृष्ठ होता है, जो मुख्य पेज होता है, वो आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए सब कुछ छोड़ करके आपको संपादकीय पेज को, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी है। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो खास तौर से मैं आपको कहूँगा कि संपादकीय पृष्ठ तो जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी तैयारी का ब्रह्मास्त्र या रामबाण कहूँगा मैं इसको, ये रामबाण है आपकी तैयारी का, इसका कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी विकल्प नहीं है, ये आपको जरूर पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं कि जो संपादकीय पृष्ठ होता है ये क्या होता है। तो संपादकीय पृष्ठ में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक पेपर का, है ना, मैंने सौजन्य भी दिया है जागरण को, और जागरण का मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक एडिटोरियल पेज आपके सामने रखा है। अब इस संपादकीय पृष्ठ पर ये कहा है कि भाई 2 तरह की सामग्री होती है, 2 तरह का मटेरियल होता है। और वो 2 तरह का मटेरियल क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है संपादकीय लेख, और दूसरा होता है संपादकीय टिप्पणी। अब आप लोगों को ये समझ लेना है कि संपादकीय लेख और संपादकीय टिप्पणी क्या होती है। जब भी आप इस तरीके का पेपर देखते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि ये इनका मतलब क्या है, आर्टिकल किसको बोलते हैं और एडिटोरियल किसको बोलते हैं, ये नहीं समझते हैं बहुत सारे बच्चे। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए जब आपको इतना सारा ये दिखता है, तो यहाँ जो आप इस कोने पर ये एक जो आर्टिकल देख रहे हो, जो लंबा सा आर्टिकल यहाँ जो आप देख रहे हो, मैं इसको डबल राउंड कर देता हूँ, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो इसको ही कहा जाता है दोस्तों संपादकीय, जो किसी भी समाचार पत्र के संपादक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये पेज आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये जो होता है एनालिसिस, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ होती है वो इसके पास में ये बड़ा वाला आर्टिकल आप देख रहे हो, बड़ा वाला आर्टिकल जिसमें किसी का फोटो भी होता है, यानी कि उस लेखांश को जिसने लिखा है, या वो पूरा का पूरा आर्टिकल, पूरा का पूरा लेख जिसने लिखा है, उस विद्वान का या उस लेखक का यहाँ पर उसकी छाया प्रति भी दी हुई होती है, उसकी इमेज भी दी हुई होती है। तो यहाँ आपको देखना है, ये इसको कहा जाता है लेख, ठीक है, इसको कहा जाता है लेख, विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, इसको कहा जाता है लेख। और ये होता है संपादकीय, जो इस पेपर के संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको इन दोनों को जरूर पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है।
यदि कोई बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है, अभी उसको समझ में कम आ रहा है, तो वो सिर्फ अपनी यहाँ से शुरुआत करे पहले, फिर उधर जाने की कोशिश करे। धीरे धीरे आपको वो भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। तो इस संपादक की लेख से आपको शुरू करना चाहिए सबसे पहले। अब ये नीचे भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। किसी विशेष समसामयिक विषय पर यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि पूरा इस ग्राफ के साथ में एनालिसिस बताया गया था कि कोरोना का क्या क्या चल रहा है, इसी तरीके से। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी आर्टिकल होता है ना। सीधे तौर पर तो ये आपके एग्जाम में नहीं, लेकिन आपके विचारों को शुद्ध करने में, आपको आत्मविश्वासी बनाने में, और निबंध के पेपर में और एथिक्स के पेपर में, इन दोनों जगह पर ये जो कुछ अध्यात्म से जुड़े हुए कुछ प्रवचन टाइप के जो आते हैं ना, वो आर्टिकल्स भी आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इस पेज को तो बहुत 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 ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। इसके मैं आपको बात बताता हूँ एक, कि इसका एक एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे। एडिक्शन मतलब एक नशा सा हो जाता है इसका। यदि इसको हम लगातार पढ़ते रहें, लगातार कोई स्टूडेंट इससे प्यार करे, इसको समझने लग जाता है जब वो, तो आपको जो भी घटनाएं देश दुनिया में घट रही ना, उनके बीच में एक लिंक समझ में आने लगती है। उनका इतिहास, उनका वर्तमान और उनका भविष्य क्या हो सकता है, ये भी भविष्यवाणी करने की भी एक कंडीशन में आप आने लगते हो धीरे धीरे। और यही एक सिविल सेवा में चयनित होने वाले एक स्टूडेंट में एक क्षमता होना चाहिए कि वो सारा जानता हो, कि इसका हर एक विषय के बारे में वो भविष्यवाणी भी करने की क्षमता रखता हो, है ना, और पूरा विश्लेषण वो समझता हो। तो ये चीज़ यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं आपको कहूँ कि मुझे इतनी आदत है इस चीज़ को पढ़ने की कि अगर संडे को, क्योंकि संडे को ये नहीं आता है, तो संडे को बड़ी बेचैनी होती है कि यार आज मैं वो पढ़ नहीं पाया हूँ। इतना ज़्यादा उससे लगाव आपको महसूस जब होने लगे, तो समझ लेना कि अब आप सफलता की तैयारी कर रहे हो। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे बताई है कि कैसे संपादकीय पृष्ठ के साथ में डील करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि अब इन लेखों को ध्यान से पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि इसमें एक छोटी सी घटना को आधार बनाकर लेखक ने उसके इर्द गिर्द सूचनाओं और विचारों का एक सुंदर ढांचा खड़ा किया है। यह घटना कल की या कुछ दिनों पहले की ही है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसके माध्यम से क्या क्या पता लगेगा। यानी कि जब आप इस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको क्या क्या पता लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले उस घटना की पृष्ठभूमि पता लग जाएगी, है ना। उस घटना की बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा, उस घटना का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। जैसे अभी ईडी के ऊपर कुछ आर्टिकल्स आए थे, मैंने जो पढ़ रहा हूँ मैं लगातार, और मैंने वहाँ देखा कि जब मुझे वो पढ़ने में आया तो ईडी का पूरा इतिहास समझ में आ गया मुझे कि ईडी क्या है, वो कब क्यों शुरू हुआ था, क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों उसके लिए संविधान माफ़ कीजिएगा, उसके लिए क्यों संसद ने कानून बनाया, और कैसे कैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन हुए। पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया उससे। इस घटना से जुड़ा इतिहास, देखिए वही मैं आपको बताया, यदि कोई भी इतिहास होगा उससे जुड़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस घटना के पॉलिटिकल, है ना, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल जितने भी इम्पैक्ट हुए हैं, और उस पर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, जो उसका लेखक है, जो उसका संपादक है, उसका हमको एक आइडियोलॉजी समझ में आने लगती है। और जब हम सबके दृष्टिकोण पढ़ते हैं ना, किसी पेपर में तो उसको सही बताया जाएगा, किसी पेपर में उसको गलत बताया जाएगा। एक ही घटना के बारे में अलग अलग जब व्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम अपना एक मत विकसित करने लगते हैं। और यूपीएससी का यही नेचर होता है कि वो आप अपना मत दीजिए, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछते हैं। और एमपीपीएससी में भी धीरे धीरे अब प्रश्नों का नेचर ऐसे ही होता जा रहा है, जहाँ वो आपसे आपका मत मांगते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, आप अपना मत दीजिए। और वो प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कि उसका कोई उत्तर किसी किताब में नहीं मिलता। आपका मत कहाँ से लाओगे? आप किताब में से। आपका मत आपके अंदर से निकलता है, आपके दिमाग से निकलता है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है इनके आधार पर। तो न्यूज़पेपर उसका कोई विकल्प नहीं है, आपको जरूर 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 पढ़ना चाहिए, और इस रणनीति से पढ़ना चाहिए जैसा मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अब आगे न्यूज़पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, सबसे पहले खेल पेज आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अभी भी स्पोर्ट्स वाला जो करंट अफेयर है वो हमसे पूछा जाता है। सीधा यूनिट 8 अगर आप उठा के देखोगे सिलेबस में, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। सरकारी नीति, यानी कोई भी हमारी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो,
वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अपने पेपर में ढूंढते रहना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने का जो चश्मा होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। अब जिस बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता, उसको क्या पता कि जो पेपर में आया वो मेरे सिलेबस से रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले कहूँगा सिलेबस अपने रूम में लगा लीजिए, अपनी दीवार पे अपने सामने, और रोज़ उसको पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। उससे जब आपके दिमाग में सिलेबस बसा हुआ होगा तो न्यूज़पेपर में जो भी खबर आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे काम की है अथवा ये मेरे काम की नहीं है, तो आप उसको छोड़ देंगे। इससे टाइम भी कम हो जाएगा। समझ में आया? इससे आप फोकस्ड भी रहेंगे और आपको लगने वाला जो समय है वो भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। समसामयिक रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट वगैरह, कोई आंकड़े, कोई इंडेक्स वगैरह आया तो वो आपको खास ध्यान देना चाहिए, इनको नोट भी करना चाहिए। मैं बताऊंगा न्यायालय के कोई महत्वपूर्ण निर्णय, किसी राज्य के हाई कोर्ट ने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई टिप्पणी दी है तो वो आपको पता होना चाहिए। व्यक्ति परिचय, कौन क्या है, क्या बना। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है ना, जो अगस्त में ही लास्ट में शपथ लेंगे। तो ये देखिए कि ये मुझे पता लग गया, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को लगातार अपने माइंड में आपकी मैपिंग होती रहेगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें बसती रहेंगी। विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी यूनिट 7 और यूनिट 9 के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए खास तौर से, और पेपर 3 जो मेंस में वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश का राज्य विशेष का भी पेज आता है, मेरा राज्य राजधानी, ऐसा कुछ करके। हर पेपर में जो स्थानीय पेपर होता है उसमें राज्य विशेष की सामग्री आती है, और नई दुनिया इसमें अच्छे सामग्री देता है और उसमें अच्छे फैक्ट भी मिलते हैं। तो कई किताबों में बहुत सारे, आप लोग खुद इस बात से वाकिफ़ होंगे, इस समस्या से ग्रस्त होंगे कि MPPSC में की तैयारी करने वाले बच्चे को MP का करंट नहीं मिलता ढंग का, और MP के जो टॉपिक्स मेंस में खास तौर से मुख्य परीक्षा में हैं उनके अंदर लिखने के लिए कुछ अच्छे फैक्ट, कुछ अच्छे तथ्य मिलते नहीं हैं, और वो यहाँ से मिलेंगे आपको। लगातार यदि आप पेपर से एनालिसिस करते हो, नोट करते रहते हो, तो आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, अखबार को अब कैसे पढ़ना। अभी तो मैंने ये बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में। अब ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से इस लाइन को अपना मंत्र बना लेना चाहिए कि आपको अखबार पढ़ना नहीं है, देखिए, उसका अध्ययन करना है। ये दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। एक होता है न्यूज़पेपर को पढ़ना, सरसरी नज़र से, अरे कोई भी पढ़ लेता है, टाइम पास करने के लिए पढ़ लेता है, लेकिन आपको उस पेपर का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो पढ़ना अलग चीज़ होती है और अध्ययन करना अलग चीज़ होती है। अध्ययन करने को जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस की चीज़ों को उसमें ढूंढना है, और महत्वपूर्ण खबरों को, उनके शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। समझ में आया? जब भी आप पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर, और जैसे आपको अपने सिलेबस से जुड़ी हुई कोई सामग्री मिलती है, आपको तुरंत क्या करना चाहिए, आपको तुरंत वहाँ अपना पेपर निकाल, अपना न्यूज़पेपर, माफ़ कीजिएगा, अपना रेड कलर का या तो पेन हो या पेंसिल हो, और उससे आपको अंडरलाइन करना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। अखबारों के लिए एक अलग से डायरी या कॉपी बना लेनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक मोटी सी कॉपी आपको बना लेना चाहिए। कैसी? जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपी का ये पेज है ना। अब यहाँ आप कोई मध्य प्रदेश की खबर लिख रहे हो तो यहाँ लिख दो मध्य प्रदेश, और यहाँ आप उस सिलेबस में किस यूनिट से रिलेटेड वो न्यूज़ है, ऐसे करके, और उसको बहुत कम शब्दों में लिखो, बस 2 से 3 लाइन से ज़्यादा से नहीं, है ना। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ आई है जो संविधान से रिलेटेड, तो आपने यहाँ लिख दिया संविधान, यहाँ आपने पेपर सेकंड फलाना पार्ट यूनिट, और फिर उसको 2-3 लाइन में पॉइंट वाइज आपको लिखने की कोशिश करना चाहिए। अब चलिए, मेरे कहे से आपने कॉपी भी बना ली, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, कॉपी बना तो ली लेकिन उसको कभी पढ़ा ही नहीं, वो पड़ी हुई रहती है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कॉपी को आपको लगातार हर तीसरे दिन और हर संडे को आपको इसको लगातार रिवाइज करना चाहिए, और मंथ में एक बार इसको मंथली मैगजीन की तरह पढ़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो सारे जो फैक्ट है, वो सारी जो करंट से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, वो आपके उत्तरों में, कॉपी में शामिल होने लग जाएंगी। और याद रखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसका कितना प्रतिशत वो अपने उत्तरों में इस्तेमाल कर पाते हैं, ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों को अलग से एक डायरी या कॉपी भी बना लेनी चाहिए, और जैसे मैंने बताया उस तरीके से इसको बनाना चाहिए, है ना। अब खबरों के संदर्भ को जानने की कोशिश करें।
खबरों के संदर्भ को जानने की कोशिश करें का मेरा मतलब ये है कि उसके पीछे क्या कंसर्न है वो आपको समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज वर्षा, है ना, अभी वर्षा ऋतु चल रही है और कहा गया है कि भाई फलानी जगह से फलाने कलेक्टर ने ये अलर्ट घोषित किया, उस कलेक्टर ने वो अलर्ट घोषित किया। तो यहाँ इतनी भारी वर्षा, जैसे एक शब्द आया था बादल फटना, बादल फट गया अमरनाथ में, है ना, बादल फटना। अब आपको जाना चाहिए किसी भी जियोग्राफी की बुक में, जो भी आप पसंद करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो अपने तैयारी के लिए जियोग्राफी की, उसमें जाकर के इस कॉन्सेप्ट को समझो कि बादल फटने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या तो इंटरनेट से समझो। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण दूं कि जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ, है ना, अभी थोड़ी दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव में ये कहा गया कि भाई राष्ट्रपति चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है जिसमें वरीयता क्रम में वोट दिए जाते हैं। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप जाइए लक्ष्मीकांत में या आप जाइए इंटरनेट पे और उसको समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को उस खबर से जोड़िए, तो आप देखिए कि आपको कितनी रुचि पैदा होने लगेगी तैयारी में और कितना मज़ा आने लगेगा और कितनी जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये तरीका इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना घटे उस स्थान को नक्शे पर अवश्य देखना चाहिए। इसलिए देखिए मैंने यहाँ भारत का नक्शा रखा हुआ है ना। जैसे अभी एक खबर आई थी, मैं जो पढ़ रहा था कि भाई बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, फिर से जो है मुख्यमंत्री ने किया। तो आप थोड़ा सा देखो कि बिहार की क्या कंडीशन है, तो आपको पता लगेगा कि यार काफ़ी बड़ा राज्य है ना, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगा हुआ राज्य, ऊपर बिहार लग जाता है, सॉरी नेपाल लग जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए चीज़ों का, ठीक है ना। आपको चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते रहना चाहिए, है ना। यहाँ लद्दाख आप देख सकते हो कि इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो लद्दाख ज़्यादा बड़ा है जम्मू कश्मीर की तुलना में। तो ऐसी चीज़ें, जो भी घटना कहीं पर भी घट रही है तो उसको आप वहाँ लोकेट करते चलें। इससे बड़ा जादू होने लगेगा। आप देखोगे कि 1-2 महीने में ना विश्व के नक्शे में कोई ऐसी चीज़ नहीं पता होगी कि किधर यूक्रेन है, किधर रशिया है। सब कुछ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसे बच जाएगा जैसे घर वालों की शक्लें बसी हुई है आपके दिमाग में, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होगी आप लोगों के लिए। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 15 मिनट आप पढ़े हुए के बारे में सोचने में लगाएं। देखो न्यूज़पेपर पढ़ करके, घड़ी करके, पटक के काम खत्म हुआ ऐसे करके नहीं चलना है। आपको जो आपने पढ़ा उन चीज़ों पर आपको विश्लेषण करना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए, है ना, और उस पर सोचना जरूर चाहिए अलग अलग दृष्टिकोण से, ठीक है। एक ही घटना के कई सारे पक्ष होते हैं तो सारे पक्षों पर विचार करना चाहिए, तभी आप अपना मत देने की कंडीशन में आते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। आगे यदि बात करें तो अब हम आते हैं कुछ उन विषयों पर जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि अगर एमपीपीएससी की कोई बंदा तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो इन चीज़ों को तो छोड़ना ही नहीं है उनको, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखिए सरकार की कोई भी नई नीति आई है, कोई भी नई योजना आई है ना, विशेषकर ग्राम विकास से, गरीबी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, है ना, और कोई भी वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसी है, इन दोनों चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। और ऐसे में जो भी सरकारी विज्ञापन आते हैं, चाहे वो भारत सरकार के विज्ञापन हो या मध्य प्रदेश सरकार की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। इनकी तो कटिंग्स रखना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ देखिए आपके सामने रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा सपना है मध्य प्रदेश को लंग्स ऑफ इंडिया बना दूँ, है ना, सोलर एमपी, #सोलर एमपी। ये क्या है? तो अभी तक इसमें लिखा हुआ कि हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसको लंग्स ऑफ इंडिया भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ये पीछे कि हमारे यहाँ नवीकरणीय जो ऊर्जा है ना, या जिसमें हम सौर ऊर्जा, हम पवन ऊर्जा आदि माध्यमों की बात करते, तो उसके माध्यम से इस प्रकार के सोर्स विकसित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिससे कि कोयला से या जो कोयले के उत्सर्जन से होने वाला जो हानि होती है, जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान होता है, उससे बचा जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये आपको एक पता लगा। अब यही चीज़ आपको है ना सीधे सिंपल तरीके से जोड़ना चाहिए। तो आपके यूनिट नंबर 7 है पेपर 3 में, मेंस में, वहाँ आपको ये जुड़ जाएगा पूरा। यूनिट नंबर 7 या यूनिट नंबर 8 है, आप देख लीजिएगा। पर्यावरण की एक यूनिट है पूरी, यूनिट नंबर 8 है पर्यावरण की, उसमें आपको पूरा जुड़ जाएगा। यानी कि एक नई चीज़ मिल गई जो किताब में अभी तक नहीं थी, और आपके उत्तरों में ताजगी आने लगेगी। बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा, आपको दूसरों से 1-2 नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। ये आप लोगों को खास ध्यान देना है। यानी कि
फिर से रिपीट कर दूं मैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का यदि कोई भी विज्ञापन आपके सामने आता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें मूलभूत आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई बातें, जैसे आधारभूत ढांचा है ना, यानी कि आर्थिक स्थिति जो भी इकोनॉमिकल सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड जानकारी, जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, बजट खास करके उद्योग, इन पर खास आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि मूडीज की रेटिंग से झूम उठा शेयर मार्केट, तो रोज शेयर मार्केट बढ़ता है, रोज शेयर मार्केट घटता है। अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी कि शेयर मार्केट क्यों उछलता है। कभी आता है ना कि शेयर मार्केट में उछाल आया, सेंसेक्स में उछाल आया, और कभी आता है कि सेंसेक्स औंधे मुंह गिर पड़ा। तो क्या होता है, क्यों गिर पड़ता है और क्यों उछल जाता है, अभी बहुत सारे बच्चों को पल्ले नहीं पड़ती बात, लेकिन रेगुलर करने लगेंगे और जैसे मैंने पीछे कहा कि संदर्भ में जाकर के किताबों में उसके कॉन्सेप्ट से जोड़ने लगेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि संविधान के अंतर्गत भी बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो कि करंट से रिलेटेड होती है। उदाहरण के लिए जैसे अनुच्छेद 44 की बात करें, वो चल रहा है कि भाई समान सिविल संहिता लागू होगी भारत में, लेकिन वो क्या उसके कंसर्न है, क्या उसके पक्ष हैं और क्या उसमें बाधाएं हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में तब आ जाएंगी जब थोड़ा सा उसमें जाके आप देखेंगे। सरकार में महत्वपूर्ण आयोगों द्वारा प्रस्तुत ऐसी रिपोर्ट जिनका नीति निर्धारण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि खास तौर से यहाँ देख रहे हो आप कि ये SDG इंडिया इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, और इसको नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। अब आप देखिए कि इस प्रकार की जो खबरें होती है, इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स या इंडेक्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री में तो सीधे ही पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी सीधे पूछ लेते हैं, लेकिन मेंस में भी इनका इस्तेमाल करके आप एनालिसिस को बड़ा मजबूत तरीके से सामने वाले के सामने रख सकते हो, जिससे वो आपको मजबूर होकर के ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है। प्रशासन से जुड़ी नई घटनाएं, विशेषकर उसकी दक्षता के संबंध में, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, है ना। विज्ञान की नई खोजें, साइंस से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ भी नई खोज हुई है ना, IT सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। तो इस प्रकार की, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि चंद्रमा की सतह जैसे ट्रैक पर युवा इंजीनियर दिखाएंगे रफ्तार, तो क्या ये नई खोजें, है ना। इस प्रकार की चीज़ों को आपको लगातार नोट भी करते रहना चाहिए, समझते भी रहना चाहिए। अंत में देखिएगा कि आपदा प्रबंधन, ये भी आपके सिलेबस में है। अभी देख रहे हो आपकी जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही, तो वहाँ पर कौन कौन से बल हैं जो काम कर रहे हैं और वो किस शैली से काम कर रहे हैं, क्या उनके काम करने का तरीका, XYZ, इन सारी बातों के बारे में आपको यहाँ पर अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपके सिलेबस में ये भी है, पेपर फर्स्ट में ये पार्ट B में। पर्यावरण से संबंधित नई समस्याएं और उनके समाधान, उनसे जुड़े हुए जितने भी समय कन्वेंशन आदि हो रहे हैं, जितने भी बैठकें आदि होती, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने यहाँ ये भी बता दिया आपको कि पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने ये भी बताया कि पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, और फिर मैंने ये भी बताया कि पेपर में जो पढ़ना है उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और कैसे अपना एक नोट्स भी आप बना सकते हो, और कैसे आप एक मजबूत तैयारी का आधार न्यूज़पेपर को बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को तो जो देना चाहता था आपको समझ में आई होंगी। इस पूरे सामग्री को मैंने इसी उद्देश्य से तैयार किया था कि मैं आप तक अपनी इस बात को पहुंचा सकूं और आपके दिमाग में ये क्लियर कर सकूं कि भाई न्यूज़पेपर का बहुत महत्व होता है। यार आप लोग क्यों ध्यान नहीं देते हो? आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे कहने के बाद में भी फॉलो नहीं करते हैं इसको, लेकिन फिर भी एज ए टीचर मेरा काम है कहना, तो मैंने आप लोगों को ये बात पहुंचाई है। इसको समझिएगा। लगातार इस प्रकार की जो स्पेशल जो लेक्चर्स होंगे जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं, वो देखने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए आप लोग लगातार फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।